नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा दिशा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के थे कि सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी ही क्यों हमें पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाएं, दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें थी। कल भी मैं लाइव वीडियो हमारा बन रहा था, जो लाइव चल रहा था पॉलिटी में, आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो मैंने सोचा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अब ये टॉपिक हो चुका है और इस पर आप लोगों को एनलाइटन मेरी तरफ से थोड़ा सा करना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, कुछ क्वेश्चंस मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को बताने चाहिए। तो ये देखो प्रॉपर नोट्स, आप लोगों को जैसे मालूम है मैं नोट्स पे बहुत भरोसा करता हूँ अपने बनाए हुए नोट्स के ऊपर। तो उन नोट्स के बेसिस पे मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर नोट किए हैं और उन्हीं के बेसिस पे, उन्हीं के आधार पे मैं आप लोगों को आंसर देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोग को मतलब पूरी चीजें समझ में आ जाए यार प्रॉपर तरीके से। सिंपल से यही बोलूंगा, भारी भारी वर्ड्स में यूज करने नहीं वाला हूं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन आपका होता है एनसीईआरटी का महत्व क्या है और एनसीईआरटी ही हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोग ये समझिए, तीन बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी ही क्यों पढ़े। आप लोगों को मालूम होगा एनसीईआरटी जो है ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट का डेटा है, ऑथेंटिक गवर्नमेंट का डेटा है। इसीलिए आप जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, अगर आपका भले ही आपका रिटन एग्जाम हो या फिर आपका जो बोलना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, उसमें अगर कोई क्वेश्चन आता है और आप वो क्वेश्चन का आंसर करते हैं और अगर वो आंसर आपका गलत वहां से बोल दिया जाता है कि आंसर गलत है, तो आप इजीली उसके ऊपर फाइट कर सकते हैं, आप आपत्ति लगा सकते हैं। और चूंकि वो डेटा गवर्नमेंट की किताब में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वो डेटा को सही मानना ही पड़ेगा, वो उनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचेगा। तो ये ऑथेंटिक डेटा है। जो मार्केट है ना, मार्केट में भैया लाखों किताबें हैं, पर क्या वो किताबें ऑथेंटिक हैं? खुद सोचिए आप। अगर उसमें लिखी हुई बात, क्या ऐसा वहां लिखा होता है कि ये मेरी फलानी किताब है और ये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है? कोई बोलता है ऐसा? कोई नहीं बोल सकता। एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, यहां पर दिया गया डेटा गलत नहीं होता। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट तो आप लोगों को यह मिलेगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात यहां पर करूं कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी ही क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि एनसीईआरटी जब आप कंप्लीट कर लोगे और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे सीधे मिल जाएंगे आपको। कहीं ना कहीं रिलेशन उनका एनसीईआरटी से ही होगा और एनसीईआरटी आपने अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, तो 15 से 20 क्वेश्चन की एज आप ऐसी लेके चलेंगे जो हो सकता है दूसरे ना लेके चल पाए, चाहे आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हो या फिर आप स्टेट पीएससी दे रहे हो। इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना जरूरी है। मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, मैं खुद एमपीपीएससी दे रहा हूं अभी, उसकी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 80 से 100 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन जो है ना आपके, वो एनसीईआरटी से ही बन जाएंगे आपको। और पेपर 1 जीएस पेपर 1 भाई 300 नंबर का पेपर हो रहा है, 40% नंबर चाहिए, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी को मिलाकर आपको 120 नंबर चाहिए। जब आपको सीधा सीधा 100 नंबर का डेटा यहीं से मिल रहा है, 100-120 नंबर का, तो आपका तो वैसे ही निकल गया ना, निकल तो वैसे ही गया ना। तो एनसीईआरटी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बातें मैंने आपको बता दी कि भाई नंबर अच्छे आपके आ जाएंगे, दूसरा गवर्नमेंट का ऑथेंटिक प्रमाणित डेटा है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि भैया ऑथेंटिक बुक्स तो आपको लाखों लोग बता देंगे, पर क्या आपकी सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है, विषय के ऊपर क्या आपकी पकड़ है? नहीं है। तो विषय के ऊपर पकड़ बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी। मैंने खुद ने एनसीईआरटी से तैयारी करी, क्योंकि मैं अपनी स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में एक एवरेज नहीं, बिलो एवरेज स्टूडेंट था। ऐसा नहीं कि मैं मतलब पढ़ाई में, दूसरी एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता था, तो पढ़ाई पर कभी इतना ध्यान दिया नहीं, इसीलिए कॉमर्स ले लिया। लेकिन कॉमर्स में भी ये लगता था कि यार लोग बोलेंगे अरे कॉमर्स, प्लेन कॉमर्स नहीं लेना था, इसलिए फिर मैंने कंप्यूटर ले लिया कॉमर्स के साथ में। तो आज जो मेरे कंप्यूटर का नॉलेज है वो आपके बराबर ही है, कोई मैंने उसमें तोप नहीं मार दी कंप्यूटर में भी। तो इसलिए एनसीईआरटी के बेसिस पे आज की डेट में ये है कि मैंने अपनी लाइफ में अभी 2 अटेम्प्ट दिए हैं। पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन फाइनल कट ऑफ लिस्ट में। दूसरा मेंस मैंने अभी लिखा है, अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। जो भी आएगा आप लोगों को मालूम चली जाएगा, ठीक है। तो ये सबका सब कुछ जो है वो एनसीईआरटी की बदौलत हुआ। तो पहला क्वेश्चन यहां आप लोगों का क्लियर होता है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी ही क्यों पढ़नी चाहिए। तो 3 बिंदुओं के द्वारा मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां नोट करके जो रखा है आप लोगों का सबसे ज्यादा होता है एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए, हम एनसीईआरटी को कैसे पढ़े और एनसीईआरटी मतलब किस तरीके से पढ़ें, क्या था सारा डेटा। में 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिर से क्वेश्चन एक बार ले लेता हूं। सेकंड पॉइंट था कंफ्यूजन, सॉरी कंफ्यूजन, ये तो थर्ड पॉइंट था कि कितने घंटे कैसे पढ़ना। सॉरी गलती इंसान से ही होती है यार।
दूसरा पॉइंट, मेरे से हमेशा बच्चे पूछते हैं सर नई एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये सभी के दिमाग में ये बात होती है, सभी स्टूडेंट्स के जो भी सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं कि नई एनसीईआरटी पढ़ें या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें। अब मैं आपको डिफरेंस पहले बता देता हूं। ये ओल्ड एनसीईआरटी है समझो, और ये न्यू एनसीईआरटी है। यहां तक एनसीईआरटी में पहले बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। किताब खरीदने भी अगर आप जा रहे हैं ना, तो कभी कभी ओल्ड एनसीईआरटी बोल के भी सामने वाले के पास नहीं होती, तो वो नई वाली चिपका देगा आपको। एडिशन 1995 तक हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी का, उसके बाद ओल्ड एनसीईआरटी ओल्ड पैटर्न पर बनना बंद हो गई थी। 1995 के बाद के जितने भी एडिशन है वो सारी आपकी न्यू एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं, पहली बात। दूसरा डिफरेंस यहां ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में यह है कि न्यू एनसीईआरटी में सारी की सारी चीजें पिक्टोरियल फॉर्मेट में दी गई हैं। मैप्स का बहुत यूज किया गया है, यहां पर फॉन्ट्स थोड़े से वर्ड्स के बड़े हैं, इसलिए ये हो गई आपकी न्यू एनसीईआरटी। यहां पर मैप्स और डायग्राम्स बहुत ज्यादा यूज किए हुए हैं, यहां पर मैप्स डायग्राम्स यूज नहीं किए गए हैं, फॉन्ट्स भी छोटे हैं। यहां पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाने की उन्होंने कोशिश ज्यादा करी है कंपैरेटिवली टू न्यू एनसीईआरटी, लेकिन उससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, मैं आपको अब समझाता हूं। आप बोलोगे यार ओल्ड एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन ज्यादा है, मोल्ड वाली लेंगे। नहीं भाई, पहले बात अभी खत्म नहीं हुई है, पहले सुनो, वीडियो स्किप मत करना यहां से। चूंकि यहां पर पिक्टोरियल डेटा है, मैप्स हैं, डायग्राम्स है। आप एक बात समझो, जब आप कोई मूवी देखने जाते हो, वो मूवी आपको क्यों याद हो जाती है? आपको पूरा पता चल जाता है ना, क्यों? क्योंकि वो आपको पिक्टोरियल फॉर्मेशन में वहां पर चीजें दिख रही हैं। और जब नई तरीके से चीजों को किया गया, जब न्यू इन्वेंशंस किए गए और नई तरीके से एनसीईआरटीज को बनाया गया, तो इनके की गुणवत्ता भी बढ़ी। जब कोई चीज नई तरीके से, न्यू तरीके से जनरेट होती है ना वापस, तो उसमें जो पुरानी कमियां होती हैं, उन कमियों को हटाकर उसे बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? तो पिक्टोरियल फॉर्मेट में डेटा जो है पूरा ग्राफ फॉर्मेट में, मैप्स दिए हुए हैं, सारी चीजें। और यही तो तुम्हें मेंस में इंपॉर्टेंस है। अगर प्री निकाल के क्या तुम जॉब ले लोगे? जो लिखना नहीं जानता उसका सिलेक्शन नहीं होता, तुम अच्छी तरीके से जानते हो। समुद्र लेके भी बैठोगे ना, लेकिन अगर तुम्हें लिखना नहीं आता तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मेंस आंसर राइटिंग में तुमको हेल्प करेंगे डायग्राम्स, मेंस आंसर राइटिंग में तुमको हेल्प करेंगे मैप्स। उन्हीं के थ्रू तो आंसर लिखोगे। क्या अखबार की तरह, जैसे यहां ओल्ड एनसीईआरटी में अखबार की तरह छपा था पूरा, तो क्या यहां अखबार छापोगे? वो क्यों पढ़ेगा तुम्हारा आंसर, या मैं क्यों पढ़ूं तुम्हारा आंसर? नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ेगा। वो भी क्यों पढ़ेगा? तुम्हारे इतने सारे शब्द वहां पर हो। अगर वहीं तुमने मैप बनाया है, तुमने स्क्वायर बना के, सूरज बना के वो बिंदी निकाल के आंसर लिखा है, ट्राइंगल बना के आंसर लिखा है, तुमने ग्राफ बनाया हुआ है डेटा का, स्क्वायर बनाकर आंसर लिखा हुआ है, तो वो दिखने में कितना सुंदर लगता है। और वहां इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। यहां पर चीजें जल्दी हो जाती हैं, टाइम बचता है, नंबर भी ज्यादा मिलता है। तो समझ में आ रही है ना इंपॉर्टेंस? न्यू एनसीईआरटी लें या ओल्ड एनसीईआरटी लें? अब हम चलते हैं तीसरे बिंदु की तरफ। हमारा तीसरा सेक्शन है कि कैसे पढ़ें। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब हो गए होंगे सब ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कि कैसे पढ़ें भाई एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक और सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है? और कैसे नोट्स बनाएंगे ना, वो भी मैं समझाऊंगा अभी। देखो, आप कोई भी चीज पढ़ो, चाहे बुक पढ़ो कोई सी भी या एनसीईआरटी पढ़ो, एक सर्वे हुआ है, और ये मैंने अपने ऊपर भी चीजों को अप्लाई करके, मैं जब तक कोई चीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता ना, तब तक मैं कभी भी आके कैमरे पे नहीं बोलता उन बातों को। तो आप इस बात को समझो कि जो भाई आप पढ़ते हैं, तो आप 10 पेज अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उसको आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। किस कंडीशन में? जब आप बहुत ध्यान से उन चीजों को पढ़ रहे हैं। आप सपोज करो मैं बात करूं 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की, जो कि एज मच शायद 54-55 पेजेस हैं, हम उसको बड़े तौर पे ले लें कि 60 पेजेस हैं। तो आपकी वो एनसीईआरटी कंप्लीट हो रही है 6 घंटे में। लेकिन उन 6 घंटे में आपकी वो ऐसी एनसीईआरटी कंप्लीट होगी कि आपसे कोई कहीं से भी चीजें पूछ लेगा ना, तो आप उनको बता दोगे। क्वेश्चन आंसर भी तो सॉल्व कर रहे हो ना, साथ ही साथ में पीछे जो दिए हुए हैं एक्सरसाइजेस, वो सारी भी सॉल्व कर रहे हो आप। तो एक बुक जो है, जितने पेजेस हैं उसको आपको 10 से डिवाइड करना है। अगर सपोज कीजिए 60 पेज थे, आपने उसको 10 से डिवाइड करा, मतलब 6 घंटे में आपकी वो एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। एक जितने पेजेस होंगे डिवाइड करो 10 से, क्योंकि आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो आप लिख के ले लो और मुझे कमेंट करके बताना ऐसा होता है कि नहीं होता। 1 घंटे में कितने पेजेस आप पढ़ पा रहे हो ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो। मैं यहां करंट अफेयर्स की बात नहीं कर रहा हूं। करंट अफेयर्स तो आप 4 या 5 पेज ही पढ़ पाओगे भाई, क्योंकि बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना?
तो ये मैं आपसे बोलना चाहता था कि कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस तरीके से आप चीजों को तैयार करो। और भाई कम से कम ज्योग्राफी और हिस्ट्री ये तो 6वीं से 12वीं तक की पूरी कंप्लीट कर ही लेना। उसके बाद आप देखना आपके नंबर कहां जाते हैं, कहां पहुंचोगे आप, एक अलग ही स्तर हो जाएगा तुम्हारी पढ़ाई का, ध्यान रखना। ठीक है, तो 3 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, ओल्ड और न्यू क्या होता है, और तीसरा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। अब चलते हैं हमारे 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट हमारा यहां पर आता है कि कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। देखो, तो ये भाई सीधी सी बात होती है, डिपेंड करता है कि आपकी सब कमांड के ऊपर पकड़ कैसी है, आपने स्कूल टाइम पर कैसी तैयारी आपकी करी। अगर आपकी बिल्कुल मेरी तरह हो आप, तो फिर 6वीं से 12वीं ले लो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो 6वीं से 12वीं आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने पढ़ ली। दूसरी सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूं, जैसे पॉलिटी की बात करूं, तो भाई पॉलिटी आप 11th 12th की पढ़ सकते हैं अगर आपकी समझ डेवलप्ड है। ठीक है, तो सीधा सा ऐसे समझो कि थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है अगर आपके पास, तो आप 6वीं से मत शुरू करो, आप 8वीं से 12वीं कर लो। अगर थोड़ा ज्यादा ही नॉलेज है आपके पास तो 10वीं से 12वीं कर लो, ऐसे समझो। और बिल्कुल मेरी तरह हो तो फिर तो भाई 6वीं से शुरू कर देना। ठीक है, साइंस की 6वीं से 10वीं तक ही पढ़नी है, उससे ज्यादा नहीं पढ़नी। इकोनॉमिक्स की 9वीं से 12वीं आएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, उसके अलावा आपको नहीं पढ़नी है ना। और आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री 6वीं से 12वीं आपको पढ़नी ही पढ़नी है, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो कौन सी क्लास की पढ़े, क्या पढ़े, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो उससे और थोड़ा सा आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। भाई क्या एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए, क्या एनसीईआरटी बार बार पढ़नी चाहिए? अब इसका जवाब है हां और इसका जवाब है ना, क्योंकि हमें दोनों तरफ से चीजों को देखनी है ना। अब मैंने बोला चीजों को ध्यान से पढ़ना, 1 घंटे में 10 पेज पढ़ने। अगर आप 1 घंटे में 10 पेज पढ़ के चीजों को कर रहे हो तो मेरे भाई नोट्स भी तो बना रहे हो ना उसके, तो नोट्स भी बन रहे हैं वहां पर आपके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ के आप नोट्स भी बना रहे हो वहां पे, तो आपको एनसीईआरटी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नोट से रिवाइज करोगे अपने, मनी बात है ना। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों की आदत होती है जो 3 मतलब स्पीड में रीडिंग करते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों को ये बोलते हुए देखा और मैंने खुद ने भी किया है। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मैं कोई दूध का धुला नहीं हूं, कि एक एनसीईआरटी को कम से कम 3 रीडिंग देना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं, वो भी ठीक है। एक एनसीईआरटी को 3 रीडिंग देना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पढ़ कौन रहा है। अब पहली रीडिंग पे ही अगर देखो सरसरा के जो पढ़ते हैं 3 रीडिंग देने में टाइम भी तो लगेगा, जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ता है, तो वहां पर आपको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तब फिर आप चौथे स्टेप पे आओगे नोट्स बनाने के। और यहां पर आपको नोट्स बना ही रहे हो आप, 10 पेज 1 घंटे में पढ़ के अच्छे से फिर आप नोट्स उसके बना रहे हो, तो यहां पर आपको एनसीईआरटी को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, और यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा जो कम से कम 3 रीडिंग लेके पढ़ेंगे, तो उनको एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, यहां पर एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तीसरी से ये चौथे स्टेप पे जब पहुंचेंगे नोट्स बनाएंगे तो फिर इनको भी नहीं पढ़ना पड़ेगा दोबारा, लेकिन 3 बार तो इनको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को कि क्यों एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से पढ़ोगे तो दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। यहां पर इस तरीके से 3 रीडिंग वाला तरीका लोगे तो फिर आपको दोबारा तो पढ़नी पड़ेगी, दोबारा क्या तिबारा पढ़नी पड़ेगी, तब फिर चौथे स्टेप पे नोट्स बनेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। अगली बात की तरफ मैं चलता हूं। हमारा अगली बात है कि नोट्स हम किस तरीके से बनाएं। अब देखो भाई, नोट्स बनाने का तरीका होता है, एक होता है बिगिनर नोट्स बनाएगा, और एक होता है जहां पर एक एडवांस लेवल का बंदा है जिसको चीजें मालूम है, जिसने चीजें पढ़ी हुई हैं। बिगिनर व्यक्ति क्या करेगा, बिगिनर व्यक्ति के नोट्स जो हैं वो 3 फॉर्मेट में बनेंगे, 3 स्टेप में बनते हैं। बिगिनर इंसान जो बेचारा भोलू बच्चा है, कतई भोलू टाइप का, वो क्या करेगा, वो बेचारा बच्चा, मेरे जैसा बच्चा, वो क्या करेगा, पहली बार में पूरा का पूरा पन्ना ही छाप डालेगा, पूरा का पूरा पन्ना ही छाप देगा। उसके बाद वो दोबारा उसको रिवाइज करेगा, जब रिवाइज करेगा उसके बाद वो थोड़े से मीडियम नोट्स बनाएगा अपने। ठीक है, मीडियम के बाद वो आएगा अपने शॉर्ट नोट्स पे, तो उसको 3 पीरियड यहां पर लग जाएंगे, 3 बार उसको करना पड़ेगा। अब बात करूं मैं एडवांस लेवल के व्यक्ति की, तो वो वहां पर बड़े नोट्स नहीं बनाएगा, वो ऑलरेडी मीडियम और मॉडरेट साइड्स के नोट्स वहां पर बना लेगा एनसीईआरटी से, उसके बाद उनका शॉर्ट नोट्स बना लेगा। और नोट्स किस तरीके से बनाने हैं ना, ये मैं मेरे चैनल, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है स्टडी ब्लॉग का, ब्लॉगिंग वैसी ब्लॉगिंग नहीं है जैसी दूसरी आप देखते हैं, स्टडी ब्लॉग से एक वीडियो मैंने डाला है, मैं अपने सिविल बीस्ट, उस चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से उसको फॉलो कीजिए। वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स किस तरीके से बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे, फ्लैश कार्ड्स आपने सुने होंगे लेकिन बनाने नहीं आते होंगे, आपका भाई बताएगा कैसे फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, आपका भाई बताएगा कि कैसे वो एक बीच में चीज आई थी ना, अरे क्या बोलते थे यार उसको, सिनॉप्सिस, पागल है लोग सिनॉप्सिस के पीछे, कैसे सिनॉप्सिस बनते हैं वो भी मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा।
तो यहां मैंने आपके 6 पॉइंट कवर करे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, न्यू ओल्ड एनसीईआरटी कितने घंटे पढ़नी चाहिए, उसमें से आप नोट्स किस तरह, क्या एनसीईआरटी दोबारा पढ़नी चाहिए, नोट्स कैसे बनाएंगे, सारी बातें मैंने यहां पर आपको कवर कर दी। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है ये भी मैंने आपकी कवर कर दी। तो एक ही वीडियो में मैंने आपका सारा का सारी जो आप लोगों के दिमाग में एनसीईआरटी से रिलेटेड आपके डाउट्स थे वो सारे के सारे मैंने यहां पर आपके क्लियर करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो भैया बहुत बहुत प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, और सब्सक्राइब चैनल को करे बिना तो चले मत जाना, क्योंकि ये देख रहे हो पसीना पसीना आ गया बात करते करते भाई, पंखे वंखे बंद करके सब बंद करके वीडियो बनानी पड़ती है ताकि आवाज आप लोगों को साफ सुनाई दे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं राहुल शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।